हेलो, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2025 बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी। स्टूडेंट जो भी नहीं कर रहे हैं शुरू कर दीजिए तैयारी, और जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ लगातार जुड़िए, क्योंकि जीके जीएस का जो पेपर 2 जनरल स्टडी के जो सवाल पूछे जाएंगे जीके और जीएस में, ये जो 8-8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन जो है पूरी तरह से संभावित इसी तरह से रहेगा क्वेश्चंस। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, तो हमारे साथ लगातार जुड़िएगा, एकदम कंप्लीट करा देंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी टीआरई 4.0 में। तो चलिए, पार्ट 2 वीडियो है, और पार्ट 1 यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में बिहार शिक्षक टीआरई 4.0 बीपीएससी लिखा रहेगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती, तो वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं पार्ट बाय पार्ट। इसी प्रकार से लगातार पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का प्रथम वाटर मेट्रो प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 में है मार्च 2023, ऑप्शन नंबर 2 में है अप्रैल 2024, ऑप्शन नंबर 3 में है मई 2019, ऑप्शन नंबर 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम होता है, सेम उसी प्रकार से पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 ऑप्शन वहाँ पर रहने वाला है आपका एग्जाम में, उसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भारत का प्रथम वाटर मेट्रो का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 क्लियर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि भारत में प्रथम वाटर मेट्रो जो स्टार्ट हुआ था वो आपका केरल के कोची में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर हुआ था? केरल के कोची में। ठीक है, तो डिटेल प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। केरल के कोची में स्टार्ट हुआ था भारत का प्रथम वाटर मेट्रो। ठीक है, और कब हुआ था? तो अप्रैल 2023 को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? यदि आपसे इस सवाल पूछा जाए कि देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो आप बोलिएगा कोलकाता और हावड़ा के बीच में, यानी हुगली नदी के नीचे एक सुरंग बना है। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो भी अप्रैल 2023 में ही हुआ था। क्लियर है? और यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में सर्वप्रथम मेट्रो रेल का परिचालन कब हुआ था, तो 1880 में हुआ था। ठीक है, लंदन में स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आंसर यदि मालूम है तो कमेंट बताइएगा, और बताइएगा कि जीके जीएस का जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चन आपको सही हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये सभी वर्ग के लिए है। ठीक है, चाहे आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करेंगे टीआरई 4.0 में, या 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए, 11-12 के लिए, क्योंकि जनरल पार्ट सभी का होना ही है, तो सभी इसको जरूर देखिएगा, सीरियस लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि बात की जाए तो प्रथम भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है राजेंद्र प्रसाद, BS नायपाल, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 2, BS नायपाल। ठीक है, BS नायपाल कौन थे? प्रथम भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। इन्होंने 1971 ईस्वी में, ठीक है, 1971 ईस्वी में एक प्राइज मिला था जिसको हम बोलते हैं बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसको। ठीक है, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1971 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में जीआई टैग प्राप्त है। आपको बताना है बिहार में जीआई टैग किसको प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 1 है मधुबनी को, करतनी चावल को, पेंटिंग को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
एक से अधिक, क्योंकि मधुबनी को जीआई टैग बिहार में जीआई टैग मिला है, दर्ज मिला है, ठीक है। साथ ही साथ पेंटिंग को भी मिला है और करतनी चावल को भी मिला है, इसलिए एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जीआई टैग किसको किसको मिला है बिहार में? एक मगही पान को मिला है। नोट करके रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस पर देखने को मिलेगा, ठीक है। मगही पान को मिला है। और किसको मिला है? लीची को भी मिला है, लीची को मिला है, ठीक है। भागलपुरी भागलपुरी सिल्क को मिला है, ठीक है। मिथिला मखाना को मिला है, ये मौ है, ठीक है। मिथिला मखाना को मिला है। भागलपुर के दरजालू आम को भी मिला है। भागलपुर के जो दरजालू आम है, आलू है, सॉरी आम है, आलू बोलते थे, आम है, उसको भी मिला है। इसके अलावा सिलवाव के खोज को भी मिला है, और ठीक है, ये सारे बिहार में मिला है, क्लियर है। और मिर्चा धान को भी मिला है, मिर्चा धान को भी बिहार में जीआई टैग मिला है, मिर्चा धान को, ठीक है। यदि भारत में पूछेगा तो भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग किसको मिला है? तो दार्जिलिंग चाय को मिला है, ठीक है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चंस पूछ सकता है, एक बार रिपीट कर देते हैं। बिहार में जो जीआई टैग मिला है, मधुबनी करतनी चावल पेंटिंग को मिला है। इसके अलावा मगही पान को मिला है, मिर्चा चाय को मिला है, मिर्चा धान को मिला है, लीची को मिला है, भागलपुरी सिल्क को मिला है, मिथिला मखाना को मिला है, और भागलपुरी आम को मिला है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग मिला है, वो दार्जिलिंग चाय को मिला है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि केरल में लेंगुर झील को क्या कहते हैं? केरल में लेंगुर झील को क्या कहा जाता है? कमेंट में हमको बताइएगा कि लेंगुर झील कहाँ पर है। कमेंट में आप लोग बताइएगा लेंगुर झील कहाँ पर है। तो केरल में लेंगुर झील को कायल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या कहा जाता है? कायल। कायल जो होता है, ये जो कायल है वो एक मालवा तट का स्थिति है। मालवा तट पर यह स्थित है। ये मालवा तट पर स्थित है। पूछेगा कायल कहाँ पर स्थित है, तो मालवा तट पर स्थित है। तो केरल में लेंगुर झील को कायल कहा जाता है। कायल जो होता है शुष्क मौसम को छोड़कर अधिकांश समय समुद्र से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। तो लिखा पानी हिमनद किस प्रदेश में है? लिखा पानी हिमनद किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर 1 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है भोपाल, ऑप्शन नंबर 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लिखा पानी जो हिमनद है, हिमनद जिसको बोलते हैं, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य में है, बिचोम, कांटांगो, मोजगोल आदि जो है महत्वपूर्ण ग्लेशियर अवस्थित वहाँ पर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में यदि देखा जाए तो ग्लेशियर का नाम है 12 सिकरी बादल। सिक्किम का जो राज्य में जो ग्लेशियर का नाम है वो है जेमू रथोंग लोगांग। लद्दाख में जो ग्लेशियर का नाम है वो है पाकरचिन नुब्रा। उत्तराखंड में जो ग्लेशियर का नाम है चोराबारी चौतरंगी। ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। महानदी में, नर्मदा तट पर, नर्मदा नदी में, ताप्ती नदी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी पर कौन सा स्थित है जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। एक पूछ सकता आपका कपिल, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है, प्रपात है, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो कपिल धारा जलप्रपात है, यदि पूछा जाए तो ये भी जो है आपका नर्मदा नदी पर ही है, ठीक है। ये भी आपका नर्मदा नदी पर ही है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है और कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। क्लियर है? कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, और होगेनकल जलप्रपात, इसको याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यदि आपसे पूछा जाए तो कोचिंकल जलप्रपात है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यदि विश्व में पूछा जाए सबसे बड़ा जलप्रपात या सबसे ऊंचा, तो एंजिल जलप्रपात जो बेल्जुलिया में स्थित है, ठीक है, वेनेजुलिया में स्थित है। एंजिन जलप्रपात याद रखिएगा। कौन सा नदी पर है? तो केरोनी नदी पर स्थित है, विश्व में यदि पूछा जाए तो, ठीक है। बाकी धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदल कर क्या रखा गया? डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा बीपीएससी टीआरई 4.0 में, ध्यान रखिएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदल कर क्या रखा गया? ऑप्शन नंबर 1 है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर 2 में BO चंद्रबरन बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी में है ची बंदरगाह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 BO चंद्रबरनार बंदरगाह। क्या होगा? BO चंद्रबरनार बंदरगाह, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह यदि आपसे पूछा जाए तो चेन्नई बंदरगाह होगा, ठीक है। और भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह यदि आपसे पूछा जाए तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 कि बिहार के पूर्व भाग में कौन सा जलवायु है? आपको बताना है कि बिहार के पूर्व भाग में कौन सा जलवायु है। कृष्ण तट, आर्द्र, उष्ण कटिबंध होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार के पूर्व भाग में आर्द्र शुष्क जलवायु स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बिहार के जो पूर्व भाग है उसमें आर्द्र शुष्क जलवायु स्थित है। और बात की जाए पश्चिमी भाग में, यदि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पश्चिमी भाग में कौन सा जलवायु स्थित है, तो पश्चिमी भाग में जो जलवायु होगा उसको बोलते हैं अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है। पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु स्थित है और पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु स्थित है, ठीक है। ऐसे में जलवायु को कई तरह से बांटा गया है, तो आप लोग डिटेल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। बल का एसआई मात्रक। अब हम लोग आते हैं साइंस में, ठीक है, जो 8 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन से फिजिक्स से, बल का एसआई मात्रक क्या है? आसान क्वेश्चन है, मीटर बाय सेकंड, मीटर बाय सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 है न्यूटन्स, ऑप्शन नंबर 3 है टेस्ला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। सिंपल सा आंसर है। हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो होता है, थोड़ा डिटेल समझते हैं। फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है।
और मास जो होता है, किसी चीज़ को आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो मास का मेजरमेंट हम लोग केजी से करते हैं, ठीक है। और एक्सेलेरेशन को मीटर पर सेकंड इसको से मेजरमेंट करते हैं। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट हो गया? ये भी आपका एसआई यूनिट है, किसका? बल का मात्रक। यदि न्यूटन्स यदि नहीं पूछा जाएगा, इसका स्थान पर यदि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूछा जाएगा तो आप समझिएगा बल का मात्रक, इसी को बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। एक न्यूटन जो होता है, पूछेगा एक न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन एक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। यदि बल का सीजीएससी मात्रक आपसे पूछा जाता है, सीजीएससी यूनिट, ठीक है, यदि सीजीएससी यूनिट पूछा जाता है तो आंसर होता है डाइन। क्या होता है? आंसर हो जाता है डाइन। बल का सीजीएससी यूनिट होता है डाइन, ठीक है। और बल जो होता है वो कौन सा राशि है? तो ये है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हिंदी में बोलते हैं इसको सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है? जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जो कि फोर्स का होता है, यानी बल का होता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है डिटेल्स में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा है कि 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? 1 ग्राम वसा से, वसा मतलब होता है फैट, ठीक है। तो 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 4.2 CE जो लिखा हुआ है कैलोरी एनर्जी, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए हैं कैलोरी ऊर्जा मतलब एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में है 4.2 कैलोरी एनर्जी यानी ऊर्जा, 9.3 कैलोरी एनर्जी यानी ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर 3 में है 4.825 कैलोरी ऊर्जा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि जो वसा होता है यानी फैट जो होता है, जो फैट होता है, ठीक है, 1 ग्राम फैट से, ठीक है, 1 ग्राम फैट से जो कैलोरी उत्पन्न होता है वो होता है 9.3 कैलोरी किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है 9.3 कैलोरी ऊर्जा, किलो कैलोरी होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी कभार आप हड़बड़ा जाते हैं और आंसर लगा देते हैं 9.3 कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोले हम, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फेट का यदि बात की जाए, फेट का, तो फेट का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए फेट जो होता है एक्चुअली वो ग्लिसरल और वसीय जल अम्ल का एक एस्टर होता है, ठीक है। इसमें कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, का विभिन्न मात्रा से उपस्थित होता है, ठीक है। वसा जो होता है सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है। पूछेगा कि फेट जो होता है कितने डिग्री टेम्परेचर होगा? 20 डिग्री सेल्सियस पर वह सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में 20 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। लेकिन यदि बात की जाए, यदि वह इस अवस्था पर द्रव अवस्था में यदि लिक्विड फॉर्म में हो तो वह ऑयल के रूप में रहता है, तेल के रूप में, ठीक है। वसा ऐसे में 2 प्रकार का होता है, यानी फैट जो होता है वो जनरली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है संतृप्त और होता है असंतृप्त, ठीक है। इसमें पूछता है एग्जाम में कि एक सामान्य वयस्क जो व्यक्ति होता है उसमें कितने ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है, यानी 20 से 30% वसा ऊर्जा जो होता है, 20 से 30% ऊर्जा जो होता है वो फैट से ही प्राप्त होता है। शरीर में इसका संश्लेषण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कि पपीता का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि पपीता का भाग, कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है।
हम लोग जानते हैं कि फलों का जो निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है और संपूर्ण फलों का 3 भागों में बांटा गया है। जैसे एक सरल फल होता है, एक पूज्य फल होता है, एक होता है गृहीत फल होता है। इसमें से पपीता भी एक प्रकार का फल है। ठीक है, तो फल का खानी योग जो होता है, पपीता का खानी योग होता है, एक तो होता है मध्यवित्ती और दूसरा होता है फल वित्ती। यानी एक से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में भ्रूणपोष। ये भ्रूणपोष खाया जाता है नारियल में। नारियल में यदि आपसे पूछा जाता है कि नारियल में कौन सा भाग खाया जाता है, तो भ्रूणपोष खाया जाता है। पपीता में जो खाने भाग होता है वो मध्य वित्ती होता है और फल वित्ती, मध्य और फल वित्ती दोनों होता है, इसलिए एक से ज़्यादा इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। सेब का जो खाने भाग होता है उसको पुष्पासन को कहते हैं, नाशपाती में पुष्पासन को कहते हैं, आम में होते हैं मल फल भित्ति, मध्य को फल भित्ति को कहते हैं, अमरूद में फल भित्ति को और बीजार्सन दोनों खाते हैं। अंगूर में जो खाते हैं हम लोग वो फल भित्ति भी खाते हैं और बीजार्सन भी खाते हैं। टमाटर में फल भित्ति और बीजार्सन दोनों खाते हैं। केला में मध्य खाते हैं और अंध भित्ति भी खाते हैं। गेहूँ में भ्रूणपोष और भ्रूण दोनों खाते हैं। काजू में पुष्पवृंत और बीज पत्रों को खाते हैं। लीची में एरिल को खाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, देख लीजिएगा लीची के कौन सा भाग खाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एरिल भाग को खाया जाता है, याद रखिएगा। मूंगफली में बीज पत्र के भ्रूण को खाया जाता है। चना में बीज पत्र के भ्रूण को खाया जाता है। कटहल में परिदल पुंज वो बीज को खाया जाता है। अनारस में परिदल पुंज को खाते हैं और नारंगी में जूसी हेयर को खाते हैं। इतना याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। ऐसे तो हार्मोन कई तरह से होता है। ठीक है, जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं बॉटनी में, ठीक है, द प्लांट्स टिश्यू, ठीक है, तो उसमें से कुछ हार्मोन पाया जाता है जो विभिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, तो जेब्रोलिन्स एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन ये भी हार्मोन है। ऑक्सीसिन है ना, ये भी एक प्रकार का हार्मोन है। तो जनरली यदि देखा जाए, हम बात करेंगे यदि ये सब जितने भी हार्मोन है वो पादक हार्मोन है। ठीक है, जनरली पादक हार्मोन जो होता है 7 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ऑक्सीसिन, जेब्रोलिन्स, साइटोकाइनिन, एमासिसिक एसिड, एथिलीन, फ्लोरोजेंस, टॉमेटिन, ये सारे जो होता है वो आपका प्लानेट हार्मोन्स होता है प्लानेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, पौधे को वृद्धि को नियंत्रित करता है उस हार्मोन को बोलते हैं ऑक्सीसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था डार्विन ने। ठीक है, इसका खोज किया था चार्ल्स डार्विन ने। कब किया था खोज, 1880 में। ठीक है, 1880 में इसका खोज हुआ था। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सा में होता है। किसका, ऑक्सीसिस हार्मोन का, ऑक्सिन हार्मोन का। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य होता है, इसके कारण पौधे में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और 5वीं वर्षीय कक्षा कालिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, यह पत्तियों को विलंगन रोकता है, यह खरपतवार को भी नष्ट कर देता है। इसके द्वारा अनिश्चित फल प्राप्त किए जाते हैं, यह फसलों को गिरने से भी बचाता है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे जेबरलिन्स का, तो इसका खोज किया था 1926 ईस्वी में हुआ था। 1926 ईस्वी में इसका खोज हुआ था, कुरसोवा ने किया था। ये बोने पौधे को लंबा कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में यदि देखा जाए जेबरलिन्स, तो ये जो होता है बोने पौधे को लंबा कर देता है। ठीक है, यदि बोना पौधा होता है तो ये जो है पौधे में यदि मौजूद हो तो ये क्या करता है, बोने पौधे को लंबा करने में मदद करता है। क्लियर है, यह फूल बनने में भी मदद करता है। ठीक है, जेबरलिन। उसके बाद एक आता है एथिलीन, जो आप ऑप्शन में दिया हुआ। ठीक है, तो एथिलीन क्या होता है, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है जो गैस के रूप में पाया जाता है। एथिलीन जो होता है एकमात्र हार्मोन है, एकमात्र हार्मोन जो होता है, ठीक है, जो गैसीय रूप में पाया जाता है, जो गैसीय रूप में पाया जाता है। ठीक है,
गैसीय रूप में होता है, याद रखिएगा, पूछिएगा, ठीक है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने, ठीक है, 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया था कि यह फलों को पकाने में, ठीक है, मदद करता है, एथिलीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो पौधे को वृद्धि करने वाला, वृद्धि को नियंत्रित करता है कौन? ऑक्सीसिस। और बोने पौधे को बढ़ाता है कौन है? जिबरेलिन्स। और एथिलीन क्या होता है? एक मात्रा ऐसे होते हैं हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, ठीक है, जो फलों को पकाने में मदद करता है। आंसर इसका हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। भारी जल का जमता है, भारी जल जो होता है वो जमता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि भारी जो जल है वो जमता है, ठीक है। तो भारी जल ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस में, ये तो आपका उबलता है पानी, ठीक है। पानी का उबलना यानी जल का उबलना 100 डिग्री पर, 0 डिग्री पर आपका बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है, ठीक है। 3.8 डिग्री सेल्सियस पर भारी जल जमता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी याद रखें। भारी जल का जो फॉर्मूला होता है D2O होता है, ठीक है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O होता है। D2O मतलब ड्यूरेटियम के ऑक्साइड, ड्यूरेटियम के ऑक्साइड होता है, ठीक है। भारी जल का खोज कब हुआ था? तो इसकी खोज हुआ था 1932 में, ठीक है। इसकी खोज 1932 में किसने किया था? यूरो ने। और एक था जिसका नाम था वासवर्न। यूरो और वासवर्न ने किया था इसका खोज, ठीक है। भारी जल का उपयोग जो होता है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में किया जाता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चंस में। तो कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? कंपन करने वाली जो वस्तु होते हैं वो 1 सेकंड में जितना कंपन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपका साउंड से चैप्टर वाले से है। यदि आप लोग पढ़े होंगे वेव एंड साउंड का चैप्टर साइंस में, फिजिक्स में, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं आसानी से। इसके ऑप्शन है आवर्तकाल, आवर्ती, दोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए एक डोरी है, इसमें एक कोई भारी पदार्थ को लटका दिया जाए और इस जगह पर आके छोड़ दिया जाए, तो आप देखिएगा ये आपका होगा मीन पोजीशन। ये आपका क्या होता है? मीन पोजीशन होता है, ठीक है। मीन पोजीशन ये आपका 0 है। यहाँ से ये छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से ये क्या करेगा? रोटेट करने लगता है, ठीक है। यानी किसी पिंड की साम्य स्थिति से, किसी भी मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर छोड़ दिया जाए तो इधर उधर जो मोशन करेगा उसी को हम बोलते हैं कंपन या दोलन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करता है तो उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका आंसर होगा आवर्ती, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेट पूरा करने में समय को, एक ऑसिलेट मतलब एक ऑसिलेट इधर से आया इधर से चला गया, तो एक ऑसिलेट पूरा हो गया। जैसे झूला में, पार्क उर्क में जाते होंगे आप लोग तो झूला झूलते होंगे ना, झूला में बैठ गए, पीछे में कोई धकल दिया तो एक बार उधर से चल गए, एक बार इधर से आ गए। इसका मतलब एक दोलन जो पूरा कर दिए हैं तो उसमें जो समय लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको टी से सूचित करते हैं। तो टी इजकल टू होता है 2π√L/g। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, दोलन तो हम बता ही दिए। दोलन मतलब किसी भी पिंड के एक मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर जाके छोड़ दिया जाए, मतलब यहाँ से छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से एक दोलन इधर से यहाँ तक चला जाएगा, इस प्रकार से होते रहेगा दोलन। उसी को हम बोलते हैं कंपन या दोलन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि
कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा उसको टाइम देखा जाता है। चलिए कंपन करना शुरू हो जाएगा, 1-2 मिनट पूरे उसमें कंपन करेगा तो 1 सेकंड में जितना करेगा उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रा भी पूछता है कई बार एग्जाम में, इसको भी नोट करके रखिए। इसको बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, HZ जिसको बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो पता हो गया, पर नहीं एसआई मात्रा पता हो गया। फॉर्मूला होता है, इसे एन से सूचित करते हैं, एन इक्वल टू 1/T। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, एन इक्वल टू होता है 1/T। एन इक्वल टू 1/T। एन क्या है? एन है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टी क्या है? टाइम पीरियड है। यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है टाइम पीरियड घटेगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि यदि किसी वस्तु का फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड घटेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी n इक्वल टू 1/T तो t इक्वल टू 1/n होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक आदर्श तरल की सान्यता होती है। विस्कोसिटी से चैप्टर से क्वेश्चन से ये। ठीक है, तो आप बताइए कि एक आदर्श तरल की सान्यता जो होती है, एक आदर्श तरल की जो सान्यता होती है वो क्या होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, कम होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगा। ध्यान रखिएगा, एक आदर्श यानी एक आइडियल जो लिक्विड का होता है, लिक्विड फॉर्म में विस्कोसिटी जो होता है ना, इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो एक आइडियल फॉर्म में जब लिक्विड रहेगा उसका विस्कोसिटी 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि बात की जाए विस्कोसिटी के बारे में, तो विस्कोसिटी जो होता है ये लिक्विड और इसका जो प्रॉपर्टी होता है, विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए। ये प्रॉपर्टी जो होता है 2 तरह से होता है। एक तो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा और दूसरा जो होता है वो गैसेस के फॉर्म में रहता है। दूसरा क्या होता है? गैसेस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, यानी किसी भी लिक्विड के जो विस्कोसिटी होता है वो मॉलिक्यूल्स के मध्य यानी अणुओं के मध्य लगने वाले कोई सी फोर्स के बराबर के कारण होता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसी भी लिक्विड का जो विस्कोसिटी होगा वो कम हो जाएगा यानी डिक्रीज होगा। बट जैसे जैसे गैस का गैस जैसे जैसे गैस बढ़ने लगती है, ठीक है, तो ये भी इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन से यदि आपसे पूछा जाएगा कि विस्कोसिटी जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, यदि पूछा जाएगा तो विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट होता है पॉइज। ठीक है, क्या होता है? पॉइज होता है, पॉइजली। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में पॉइजली लिखा जाता है, जिसको पी से सूचित करते हैं। इसी को बोलते हैं पास्कल सेकेंड, PS पास्कल सेकेंड करते हैं। ठीक है, इसके ईटा से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं? ईटा से। ईटा है, एन नहीं है ना, इसको सूचित करते हैं, है ना, इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है? अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन इस सेशन का मतलब इस पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन से, किसी धातु का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में किया जाता है। आपको बताना है किस मेटल का जो प्रयोग है फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में किया जाता है। सेलेनियम, साइट्रोक्रोम, गैलियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस धातु का प्रयोग जो है फोटो इलेक्ट्रिकल में किया जाता है? किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिकल में किया जाता है? किस धातु का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिकल में किया जाता है? ठीक है, मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए धातु का जो उपयोग होता है, यानी धातु का प्रयोग जो होता है फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में, वो होता है सेलेनियम का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सेलेनियम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, साइट्रोक्रोम जो होता है इसमें लोहा उपस्थित होता है, यानी आयरन जो है इसमें उपस्थित होगा।
इसमें आयरन जो है उपस्थिति होता है, आयरन इसमें उपस्थिति होता है। गैलीलियम जो होता है इसमें धातु कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में होता है। ये ऐसे मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, कमरे के ताप पर जो होता है लिक्विड के फॉर्म में रहता है, उसको हम बोलते हैं गैलीलियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी मेटल का जो प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में होता है उसे हम सेलेनियम कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून।